हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन आई। सोचो, अगर ह्यूमन आई नहीं होता तो हम लोग खूबसूरती को जान नहीं पाते, परख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि खूबसूरती क्या होता है। तो जो चीज़ हमें खूबसूरती परखने में, जानने में हेल्प करता है, उसी खूबसूरत चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए लोग सब्सक्राइब कर दें और पुराने लोग लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले ह्यूमन आई का हम लोग फ़ोटो देखेंगे। 3D पिक्चर, एकदम 3D पिक्चर, एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। एक एक करके इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा कुछ इसका ऐसा, और यहाँ से ये पुच्छी इसका भी पूछ होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइट एंटर करता है तो ये वाइट ब्लू पार्ट इससे होकर के करता है। ये क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। ये कॉर्निया का अगला हिस्सा है। कॉर्निया जो सबसे वाइट कलर का जो दिखता है आँख में, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के ऊपर एक वाटरी पार्ट, मतलब पानी से भरा हुआ पार्ट, कुछ उभरा हुआ टाइप, ये कॉन्वेक्स लेंस की टाइप की है ना, ऐसा रहता है। तो इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, वाटर भरा हुआ रहता है। 99.9% वाटर रहता है, सिर्फ 0.1% इसमें प्रोटीन या फाइबर की प्रेजेंस होती है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बारे में तो हम लोग जान लिए। अब यहाँ से लाइट एंटर किया, ठीक है। यहाँ से लाइट एंटर कर रहा है, इस पार्ट पे तो लाइट पड़ गया। इसके अंदर ये पिंक कलर का ये जो पार्ट है, जहाँ से जो लाइट एंटर करेगा ना, तो सबसे पहले यहीं जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। वाइट कलर का होता है ना सभी के आँख में। आप लोग आँख को तो देखे ही होंगे, हम लोग आँख से आँख मिला करके बात करते हैं, आई टू आई कांटेक्ट। आँख तो सब लोग देखे होंगे। हाँ, तो आँख को देखो तो वाइट पार्ट जो होता है आँख में, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कॉर्निया का अब हम लोग फंक्शन डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि एक बार फंक्शन पढ़ने में बोरिंग ना हो। उसके बारे में जानेंगे, फंक्शन जानेंगे, ऐसे मज़ेदार भी टॉपिक बनेगा। तो ये जो कॉर्निया होता है ना, ये फाइनली लाइट को अंदर घुसा देता है। ये जो बाहर वाला स्क्लेरा पार्ट था, ये वाटरी पार्ट है। ये इससे होकर के लाइट जब जाता है, अच्छा, ये वाइट पार्ट पता है क्या क्यों रहता है? बस कुछ नहीं, आँख को हम लोग तिरछी नज़र से देखना होता है तो हम लोग इधर मुड़ा देते हैं। कैसे? हम लोग का फेस सीधा है, हम लोग देख रहे हैं किसी को एकदम साइड, कोई बैठा हुआ है, मेरा कोई क्रश है सामने में, उसको हम लोग साइड से देख रहे हैं, तो ऐसे आँख को टेढ़ा करके डायरेक्ट देख लिए, उसके साइड मुड़ना भी नहीं है। तो वो जो आँख इधर से उधर करता है ना, क्यों कर पाता है? वो वही वाटरी पार्ट जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, उसके कारण से वो इधर से उधर ट्विस्ट होता है, मूव करता है, ठीक है। तो यही काम है स्क्लेरा का। अब कॉर्निया का क्या काम है कि ये लाइट को फाइनली आई के अंदर घुसने के लिए उसका एंट्रेंस समझ लो, एक तरह से आने देता है लाइट को। तो अब फाइनली एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जो लाइट रेस पास करता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को, वो कॉर्निया से होकर के आइरिस के पास जाता है। ये आइरिस को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये है आइरिस। तो जो लाइट रेस आइरिस तक पहुंचती है। अच्छा, एक और सवाल आप लोग के मन में आता होगा ना कि अलग अलग इंसान की आइरिस की कलर अलग अलग क्यों है? तो ये जो लाइट आती है ना, ये यहाँ से, ये वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट इन द सेंस कि उसके अंदर तो VIBGYOR होता है, वाइब्योर, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉयलेट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, सारा कलर होता है उसके अंदर। तो डिपेंड करता है कि इसका आइरिस जो है वो किस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा।
वो जिस लाइट को ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट करेगा वही उसके आइरिस का कलर हो जाएगा। अगर ये वाइट लाइट में से वो ब्राउन कलर को सेलेक्ट करके उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो वो उसका आइरिस का कलर ब्राउन हो जाएगा। तो ये कोई डीएनए, कोई जीन या कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे पापा का कलर वो है तो मेरा भी कलर वो है, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है तुम्हारा लाइट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आइरिस जो है, यहाँ पे लाइट आ गई, ठीक है। तो आइरिस का क्या काम है? तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि आइरिस दूसरा एंट्रेंस है। पहला एंट्रेंस तो हमारा हो गया कॉर्निया, जो जिससे होकर के लाइट रेज अंदर गई आइरिस के पास, और दूसरा एंट्रेंस, दूसरा एग्ज़ाम होगा, प्री हो गया, अब मेंस होना है। मेंस होगा किसके पास? आइरिस के पास। तो प्री से तो टफ मेंस होता है, तो वही काम यहाँ भी है, प्री से टफ मेंस होगा। तो आइरिस का क्या काम है? ये कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को, कितना अमाउंट इसके अंदर भेजना है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करता है? तो आइरिस के अंदर ना एक ये होल आपको दिख रहा होगा, ये होल है, एक ब्लैक कलर का छेद है। इसको हम ब्लैक से पूरा रंग ही देते हैं तो छेद नहीं दिखेगा आप लोग को। हाँ, तो ये ब्लैक कलर का होल है। तो ये ब्लैक कलर का जो होल है ना, उसको कंट्रोल करता है आइरिस। उसको छोटा भी कर देता है, बड़ा भी कर देता है। छोटा कब करेगा? धूप में है जब हम, दिन में है हम, दोपहर में हम जब चल रहे हैं, गर्मी है, धूप है पूरा, तो हम लोग को देखने में कैसे आँख सिकुड़ सा जाता है ना। उस टाइम क्या करता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट आँख पे पड़ने लगती है। तो कॉर्निया वाला तो एग्ज़ाम बहुत आसानी से सब लोग पास कर लेता है, प्री है तो बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आँख में, आइरिस में घुसने लगता है। जैसे प्री में तो बहुत भीड़ होता है ना, मेंस में थोड़ा घटता है आकर के, उसको भी क्वालिफाई करके जो आगे जाता है वो और कम रहता है। तो ठीक वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। तो शुरू में जब हम लोग दोपहर में हम लोग देख रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो लाइट रेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे आइरिस में हमारे आइरिस के थ्रू एंटर कर रही है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्यूपिल है ना, उसके अंदर से फाइनली, ये जो होल है उसके अंदर से फाइनली लाइट अंदर जाती है। तो आइरिस अगर प्यूपिल के साइज को ही छोटा कर दे तो यहाँ में से बहुत कम ही लाइट रेज अंदर जा पाएगी। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है? हम लोग दोपहर में कम करने का क्यों कोशिश करते हैं? दोपहर में आइरिस प्यूपिल को छोटा क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि बहुत भारी अमाउंट में अगर लाइट आएगा, एंटर करेगा आँख में, तो अगर आइरिस कंट्रोल ना करे, दोपहर में अगर प्यूपिल के साइज को वो छोटा नहीं करेगा, तो अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर कर जाएगा, और इसके कारण से हमारे आँख के अंदर लाइट बर्न हो जाएगा। लाइट बर्न क्या होता है? जलन होना या फिर टिश्यूज़ को डैमेज कर देना। यहाँ आँख के पीछे बहुत सारा पार्ट है ना, तो उसको डैमेज कर देता है, लाइट बर्न जिसको बोलते हैं। तो इससे बचाने के लिए आइरिस क्या करता है? दिन और दोपहर में छोटा कर देता है प्यूपिल को, और रात में जब लाइट का मात्रा बहुत ज़्यादा कम जाता है, जब लाइट बहुत कम जाता है, तो इसको इतना बड़ा कर देगा और बड़ा कर देता है। बड़ा कर देगा तो इसके अंदर से लाइट रेज जितना जाना है सफिशिएंट उतना चल जाएगा। तो फिर क्या होगा? उससे फिर हम लोग इमेज को क्लियरली देख पाएंगे। तो आइरिस का काम क्या होता है? प्यूपिल के साइज को बड़ा करना या छोटा करना, ठीक है, उसके साइज को कंट्रोल करता है। अब लाइट प्री एग्ज़ाम दे करके, मेंस एग्ज़ाम दे करके फाइनली अंदर घुस गया प्यूपिल से, इसको बोलेंगे प्यूपिल, अंदर घुस गया, ठीक है। उसके अंदर ये एक कर्व सा बना हुआ रहता है, ये कर्व होता है, यही है हमारा आई लेंस। जब लाइट ऐसे एंटर करती है ना, तो ये लेंस पे जाके पड़ती है, और ये लेंस कैसा होता है? ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आप लोग पहले वाला पार्ट नहीं देखे हो, पार्ट 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो अभी जा कर के पहले पार्ट 2 देख लो, क्योंकि उसी में हम लोग लेंसेज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन किए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किए हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है। तो जो लोग पहले वाले पार्ट को देखे होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं उसको, कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग इन द सेंस कि डाइवर्जिंग लेंस पॉइंट से लाइट को दूर करता है, एक दूसरे से अलग करेगा, लेकिन कॉन्वर्जिंग लेंस
एक पॉइंट पे ला करके मिलाता है। तो हमारे ह्यूमन आई में भी कॉन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट को ऐसे करके पॉइंट पे यहाँ लेके जाता है और इस पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। हाँ, अब आगे हम लोग ये तो पढ़ लिए कि लेंस लगा हुआ होता है। तो जैसे कि सपोज अगर दूर में रखा हुआ है कोई चीज़, इन्फिनिटी पे हम लोग देख रहे हैं, तब तो ये इजीली ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्ट करके बना दिया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये तो यहाँ पे चल जाएगा ना, इसका एंगल तो कुछ ऐसा बनेगा, तो ये तो लेंस से भी बाहर हो गया ये एरिया। तो अब हमको लेंस को बढ़ाना है, तीरना है, खींच के कुछ लंबा करना है, तब ना ये रेज को वो टच कर पाएगा, फिर फाइनली ये कन्वर्ज करेगा। तो उसको खींचने के लिए ये रहा आपका सिलियरी मसल्स, ये वाला, ये क्या करता है, ये लेंस को खींचता है या फिर मोड़ता है, सिकुड़ता है जिसको बोलते हैं। हाँ, तो जब ऑब्जेक्ट करीब होता है, जब एकदम हमारा रिफ्लेक्शन का एंगल लेंस के मतलब कि एंडिंग पॉइंट को टच करता है, ये एंडिंग पॉइंट को जब टच करता है तो ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं ना, ये इस लेंस को खींच करके बड़ा कर देते हैं और उसके बाद फिर इमेज यहाँ कन्वर्ज होकर के एक जगह पे बनती है। और जब लाइट रेज पैरेलली आ रहे होते हैं तो ये तो पैरेलल आएगा तो इसमें टच हो जाएगा, तो उसको फिर उस टाइम नॉर्मल रखता है, या फिर और ज़्यादा दूर है तो उसको छोटा कर देता है ताकि वहाँ से रेज आराम से यहाँ पे जाके बने। तो सिलियरी मसल्स का भी आप लोग जान गए। सिलियरी मसल्स को यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे बता दिया आपको कि ये पार्ट को सिलियरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका काम बस लेंस के साइज को बड़ा और छोटा करना होता है, ठीक उसी तरह से जैसे आइरिस का काम प्यूपिल को साइज को बड़ा और छोटा करना होता है। ह्यूमन आई के फ्रंट पार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ह्यूमन आई के हम लोग बैक पार्ट यानी कि पिछले हिस्से के बारे में, जहाँ पे इमेज बनता है, उसका डिस्कशन करेंगे। तो जब यहाँ से ये इमेज यहाँ जाता है तो ये रेटिना पे बनता है। ये जो रेड कलर का आप लोग लाइन देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ये एक पर्दा की तरह, एक स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पे इमेज आकर के बनता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इमेज बन तो ठीक है, बन जाता है, तो हम लोग उसको कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं कि ये एक बॉटल की तस्वीर है या फिर एक इंसान की या फिर किसी जानवर की, हम लोग कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं इमेजेस को। तो ये जो रेटिना है ये लाइट सेंसिटिव सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये जो सेल्स होता है, जो लाइट सेंसिटिव सेल है, ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। लाइट जो रेज आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और फाइनली ये जो बैक पार्ट है, जिसको हम लोग ये ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ये ऑप्टिक नर्व है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंज्यूम करता है, लेता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और हमारा ब्रेन फिर फाइनली ये जान पाता है कि हाँ ये किसकी तस्वीर है। तो कुछ इस तरह से वो काम करता है। अब इसके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये रेड कलर का ये खाली स्पेस, ये खाली स्पेस को हम लोग, ये कुछ नहीं, एक जेली की टाइप होता है, जेली जैसा होता है, ये बस सपोर्ट करने के लिए होता है। अगर ये नहीं रहे तो ये आई पीछे ऐसा कर्व थोड़ी रह पाएगा, ये तो पिचक जाएगा ना, ये सिकुड़ जाएगा। तो बस उसको फुला करके रखने के लिए एक बलून के जैसा यहाँ पे जेली बना हुआ रहता है जो उसको शेप देता है बस ह्यूमन आई को। तो ये था हमारा ह्यूमन आई का पार्ट्स और उसका फंक्शन, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, की ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है पॉइंट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं प्रॉपरली पार्ट वाइज। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, तो रेटिना में इमेज बनता है ना, तो रेटिना में हम लोग जानते हैं कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। तो दो तरह का लाइट सेंसिटिव सेल, एक कोन्स होता है, ये एक रोड्स होता है। तो कोन्स क्या काम करता है कि मेजॉरिटी जो रहता है कोन्स, वो मैक्यूला और सेंट्रल एरिया में, रेटिना के मैक्यूला और उसके सेंट्रल एरिया में मोस्ट ऑफ द कोन्स वहाँ पे रहता है। और कोन सेल्स हेल्प करता है कलर को डिटरमाइन करने में
कि ये ग्रीन कलर का है या वाइट कलर का है या रेड कलर का है, मतलब कलर डिटर्मिनेशन का काम करता है कोन्स, ठीक है। और जो रोड्स होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स लोकेटेड कहाँ पे होता है, पेरिफेरल और आउटर एरिया ऑफ रेटिना, रेटिना के बाहरी हिस्से में। जैसे सेंटर में आपका वो स्पेस था, तो ये जो रेटिना है इसके ये जो सेंटर में है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कोन्स होता है लोकेटेड, और रेटिना के आउटर हिस्से में मोस्ट ऑफ द रोड्स लोकेटेड होता है। तो ये जो कोन्स है वो डिटरमाइन करता है कलर को, कलर का पहचान कराता है। और जो रोड्स होता है इसका काम होता है पुअर लाइट, जब कम रहता है ना लाइट, जैसे कम अमाउंट में हम शाम को या रात को हम लोग कम देख पाते हैं, तो उस टाइम में नाइट विज़न देता है हम लोग को, रात में दिखाने का काम करता है। तो जिसके अंदर रोड्स का कमी होगा, रोड सेल्स कम जाएगा, वो लोग की रोशनी भी कम जाएगी, वो लोग अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, है ना। और जिन आँखों के अंदर बिल्कुल भी रोड्स नहीं है वो लोग अंधे हो जाते हैं। अब ह्यूमन आई इतना काम कर रहा है, उसके अंदर इतने पार्ट्स हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कुछ डिफेक्ट्स आएगा ही ना। काम करते करते तो सभी लोग थक जाता है, कोई काम करते करते छोड़ देता है, तो काम कंटिन्यूअसली तो काम हो नहीं सकता है कहीं पे भी। तो वही आँख के अंदर भी, इसके वर्किंग में भी कुछ डिफेक्ट्स आ ही जाते हैं। तो 3 तरह का वो डिफेक्ट होता है, तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे, क्या क्या गड़बड़ करता है काम करने के बीच में। तो इसका जो पहला गड़बड़ है वो है मायोपिया। तो जो लोग मायोपिया से ग्रसित होते हैं वो लोग को दूर का चीज़ ही नहीं दिखता है। मायोपिया का एक और नाम है, उसको हम लोग नियर साइटेडनेस करके बुलाते हैं। तो जैसा नाम बिल्कुल उल्टा काम। नाम है नियर साइटेडनेस और काम कर रहा है दूर का चीज़ नहीं दिख रहा है। तो इससे रिलेट करके याद कर सकते हो, यहाँ नियर है तो हम लोग को दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। ये मायोपिया का बड़ा फेमस निकनेम है, नियर साइटेडनेस, इसको याद रखना, ये एग्जाम में आ भी सकता है। मायोपिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। ह्यूमन आई का ही जो देखने का होता है ना क्षमता, वो इन्फिनिटी होता है। आपको जहाँ तक दिख रहा है वो चीज़ आपको दिख रहा है, भले धुंधला दिखे या फिर साफ नहीं दिखे, लेकिन आपका आँख जहाँ दूर दूर तक जो चीज़ को देख पाता है उसको देख लेता है ना। जब आप लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते तो आप लोग को पूरा ज़मीन खाली सा दिखता है, वो कर्व बना हुआ थोड़ा दिखता है, जिससे लगता है कि हाँ अर्थ राउंड है, वो राउंड टाइप का थोड़ा दिखता है ना। जब आप लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, चारों तरफ एकदम मैदान ही मैदान है, तो आपका आई तो वो पूरा एकदम कर्व को भी देख लिया। तो ह्यूमन आई का देखने का कैपेसिटी इन्फिनिटी होता है, जहाँ तक ऑब्जेक्ट है वहाँ तक दिखेगा ही वो, भले डिपेंड करता है धुंधला दिख रहा है साफ दिख रहा है। अब ये तो आपका ह्यूमन आई कितना अच्छा काम कर रहा है कि काम करने में गड़बड़ी कर रहा है, उसी पर डिपेंड करेगा। तो ह्यूमन आई का जो काम करने का गड़बड़ है उसमें पहला गड़बड़ मायोपिया है। इसमें क्या होता है, इसका भी देखने का क्षमता इन्फिनिटी है, लेकिन चीज़ को धुंधला दिखाता है, दूर की चीज़ों को साफ नहीं दिखता है। इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं? तो ये इसको हम लोग कॉन्केव लेंस, अगर हम लोग चश्मा पहन ले कॉन्केव लेंस का, तो हम लोग को फिर एकदम चकचक दिखेगा दूर का भी चीज़। और ये होता किस कारण से है? इसका रीज़न है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल बड़ा हो जाता है, इसके कारण से दूर का चीज़ हम लोग साफ नहीं देख पाते हैं। रे डायग्राम से अच्छे से समझेंगे इसको। ये देखो, जब हम लोग दूर से ये लाइट रेज आती है, इन्फिनिटी होती है ना मायोपिक आई का देखने का क्षमता, हम अभी बताए ना कि इन्फिनिटी होता है, जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक दिख रहा है। तो जब इन्फिनिटी से आती है और ये बड़ा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, इन्फिनिटी से आ करके इसको ऐसे टच करके इमेज यहीं पे बन जाता है, बनना चाहिए रेटिना पे, बन जाता है बीच में। तो बीच में तो जेली होता है, जेली कहाँ से दिखाएगा हमको इमेज? आँख में कहाँ पे जा करके उसको हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे? धुंधला तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि इमेज तो बनना है रेटिना पे। रेटिना पे बनता है, रेटिना ना हमारा स्क्रीन है जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और वो लाइट सेंसिटिव सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व हमारे दिमाग को जाके पहुँचाता है। तो इसीलिए इमेज यहीं पे बन रहा है। अब यहाँ पे बन रहा है तो हम लोग को धुंधला दिख रहा है।
और होना चाहिए कैसा, होना चाहिए ऐसा, ऐसा होना चाहिए। ये देखो नॉर्मल विज़न है, यहाँ ऐसा होना चाहिए। मतलब कि इन्फिनिटी की चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो धुंधला दिखता है, तो हम लोग दूर को जहाँ देख रहे हैं, हम लोग को जितना दूर देखना है उतना दूर तो साफ साफ देखना है ना। तो हम लोग को कहीं तो एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, जैसे ये यहाँ पे पॉइंट P है, ये दूर की चीज़ को देखना है हमको, तो क्लियरली देखना है। तो इसके लिए ये आई बॉल अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर बड़ा होगा तो बीच में ही इमेज बन जाएगा, आगे ही इमेज बन जाएगा, और इमेज बनना है रेटिना पे। तो नॉर्मल विज़न जो होता है आई का वो ऐसा होता है, एक सिंपल साधारण आँख ऐसा दिखाता है दूर की चीज़ों को। तो ऐसा बनाने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें छेड़छाड़, तो हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, यहाँ पर छेड़छाड़ करेंगे। ये जो लाइट रेज है पैरेलल आ रही थी पहले, बीच में हम लोग लगा दिए कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करता है, अभी आपको बताए थे, ये कॉनकेव लेंस के कारण लाइट डाइवर्ज हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट वीडियो का जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लीजिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में काफ़ी विस्तार रूप से डिस्कशन किया गया है, चर्चा किया गया है। तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, वो और दूर दूर तक कर देता है, रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो ये रेज को ऐसा डाइवर्ज कर दिया, मतलब पैरेलल आ रहा था तो पैरेलल कर दिया। फिर इसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो कन्वर्जिंग है और वो जा कर के यहाँ पे इमेज बनाया। अभी आप बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि डाइवर्जिंग है तो क्यों यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज क्यों यूज़ की है। इमेज थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन समझिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे पैरेलल रेज आ रहा था तो इमेज आगे ही बन रहा था, हम लोग को इमेज बनाना है थोड़ा और पीछे जा कर के। तो इतना भी डाइवर्ज होने से काम नहीं बन रहा है मेरा, हमको डाइवर्ज और कराना है। तो हम लोग एक और ऐसा डाइवर्ज करा दिए जिससे रेज और डाइवर्ज हो गया। अब इसको मुड़ने में और एंगल बनाने में और टाइम लगेगा, थोड़ा और डिस्टेंस लगेगा ना, थोड़ा और डिस्टेंस लगेगा। जैसे अब इतना दूर फैल गया, पहले इतना था तो ये जल्दी मर्ज हो गया, लेकिन अब और हम दूर कर दिए तो उसको तो मर्ज होने में, वापस सटने में, एक पॉइंट पे आने में थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो फिर आकर के ये पीछे लगेगा। तो ये जहाँ पे आगे बन रहा था हम उसको और कॉनकेव लेंस लगा के धक्का दे करके ज़बरदस्ती खींच करके पीछे कर देते हैं, और हम लोग उसके रेज को फैला देते हैं ताकि उसको वापस मिलने में थोड़ा और समय लगे। ठीक है, ऐसे करके इसका करेक्शन होता है। तो जो लोग को दूर का नहीं दिखता है ना, वो लोग यही कॉनकेव लेंस अपने चश्मे में पहनते हो। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, इसका भी जल्दी से कारण पढ़ेंगे। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस से इसको बोलते हैं। अब ये फार है तो अभी आपको ट्रिक बताए थे ना, तो काम जैसा वैसा, नाम जैसा काम उल्टा। तो ये फार साइटेडनेस है, यानी कि नज़दीक की चीज़ को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये देखो, अब नियर पॉइंट ह्यूमन आई का जो होता है वो 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा फिर होता है, लेकिन सबसे कम 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक आपको कोई सामान जाके आपके आगे आँख के ऊपर आगे ले जा करके दिखाए आपको, तो 25 सेंटीमीटर के अंदर आप नहीं देख पाओगे उसको, फिर वो आपको धुंधला दिखने लगेगा। तो मतलब कम से कम डिस्टेंस जितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कि फोकल लेंथ बहुत लंबा हो जाता है आँख का फोकल लेंथ ही लंबा हो जाएगा, तो कम वाला को वो देखेगा, दूरी वाला को ना देखेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया के लोग जो ग्रसित होते हैं वैसे आँख नज़दीक के चीज़ों को नहीं देख पाते हैं और दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इसका हम लोग करेक्शन करते हैं। डायग्राम से समझेंगे करेक्शन। तो जो आँख हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस से ग्रसित हैं उनको कुछ ऐसा इमेज बनता हुआ दिखता है, ऐसे आता है और ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही पीछे चल जाता है। मतलब मायोपिया में अपने घर से आगे जाके रुक रहा था और हाइपरमेट्रोपिया में घर से पीछे जाके रुक रहा है। मतलब हमको घर में ना ठहराना है, हम लोग को घर में ना जाना है, लेकिन कोई घर से आगे ही रुक जा रहा है, कोई घर से पीछे चला जा रहा है। तो फिर इसको अब हम लोग को वापस यहाँ पे लाना पड़ेगा, रेटिना पे लाना है ना इमेज बनाने के लिए। नॉर्मल आई देखो, हाइपरमेट्रोपिया का नॉर्मल विज़न ऐसा होना चाहिए, यहाँ रेज आए 25 सेंटीमीटर दूर और यहाँ आकर के इमेज बन जाए, ऐसा हम लोग को बनाना है। हम लोग कैसे बनाएंगे, थर्ड फिगर से देखेंगे।
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। तो देखो डाइवर्जिंग लेंस हम लोग क्यों लगाए थे, नज़दीक बन रहा था तो हम लोग डाइवर्जिंग लेंस लगा दिए और दूर कर दिए रेज़ को, ताकि मिलने में और वक्त ले, और वक्त लेगा तो जो पहले मिल रहा था वो बाद में पीछे मिलेगा, रेटिना पे जाके मिलेगा। मायोपिया में आगे बन रहा था ना, तो उसको दूर भेजने के लिए थोड़ा और हम लोग डाइवर्जिंग रेज का यूज़ कर दिए थे। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे इमेज पीछे बन जाता है, रेटिना से भी पार कर जाता है, उसको आगे लाना है, रेटिना पे लाना है, तो हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे जो रेज को जल्दी मिला देगा। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या, कि दोनों रेज को फिर एक कोना जैसे करके एक एंगल जल्दी बना देगा। आई में, ह्यूमन आई में भी कॉन्वर्जिंग है, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। ये पहले वाला रेज है, देखो जो हम लोग पहले आ रहा था, ये इतना आ रहा था, तो फिर ये तो जाके दूर में पीछे मिलेगा ही ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक कॉन्वर्जिंग लेंस लगा दिए जो कि रेज को थोड़ा और बेंड कर दिया। देखो अंदर वाला देखो, सिर्फ ये रे जो है वो थोड़ा और बेंड कर दिया। जब ये बेंड कर दिया तो यहाँ पे फिर अपने जगह पर ह्यूमन आई वाला जो लेंस है, जो नेचुरल लेंस है हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस, वो रेटिना पे जा कर के इमेज को यहाँ मीट कर दिया, मिला दिया, इमेज बन गया फिर। और हम लोग को ये जो विजन उल्टा आप देखोगे, ऐसे आई से जो आप देखोगे, तो यहाँ पे आके हम लोग को जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग को धुंधला दिखता था, अब वो यहाँ दिखेगा हम लोग को। तो ऐसे होता है हाइपरमेट्रोपिक आई से जो ग्रसित होते हैं उनका आँख कैसे वो उनका वर्क करता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का कारण क्या होता है कि इसका नेचुरल कारण होता है, ये आपके एजिंग के कारण होता है। मतलब आप जब बुढ़ापा आपका आ जाएगा, जब आप 70-80 साल 60 साल के हो जाओगे, तो धीरे धीरे आपका ह्यूमन आई का जो लाइट वो कमते रहता है, देखने का वीक हो जाता है ना। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी आपका आँख का कम जाएगा, लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, तो थोड़ा काम करना सुस्त हो जाता है, तो धुंधला इमेज दिखता है। उसका करेक्शन भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से ही करते हैं, क्योंकि जनरली दादाजी दादी जी हमारे जो बड़े होते हैं उन लोग को नज़दीक का नहीं दिखता है ना, नज़दीक का वो लोग को दूर का नहीं दिखता है, सॉरी। तो हम लोग फिर कॉन्वेक्स लेंस लगा करके वो लोग को नज़दीक का चीज़ दिखाते हैं और दूर का चीज़ दिखाते हैं। अब एस्टिग्मेटिज्म, उसको आप लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों लेंस का यूज होता है देखने के लिए। ये क्यों होता है कि कभी कभी ना हमको दूर का चीज़ दिख रहा है, ना हमको नज़दीक का चीज़ दिख रहा है। तो आप लोग देखोगे ना, कुछ लोग वैसे भी चश्मा पहने होते हैं जिनका नीचे ऐसे गोल सा कर्व चश्मा में बना हुआ रहता है, ऐसा जो उनका चश्मा होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये चश्मा है, सॉरी, ये चश्मा है, तो ये नीचे वाला ऐसे गोल रहेगा, ये अलग रहेगा आपका, देखोगे इसका थिकनेस वगैरह सब अलग है, और ये बाहर वाला का अलग है। तो नीचे में उनका जो लगा हुआ रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है, बाहर में लगा हुआ रहता है वो कॉन्केव रहता है। तो ऐसे करके दोनों लेंस उनके चश्मे में फिट रहता है, क्योंकि वो इंसान को ना नज़दीक का चीज़ दिखता है ना दूर का दिखता है, तो उनको दोनों दिखाना होता है, दोनों देखना है ना। इसीलिए बाईफोकल लेंसेज का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं जिसमें दोनों रहता है। कॉन्केव लेंस सपोर्ट करता है दूर का देखने का, और कॉन्वेक्स लेंस सपोर्ट करता है नज़दीक का दिखने का। क्योंकि अब आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके अंदर हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ये नहीं कि उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होता है डेफिनेशन रटेंगे, क्योंकि ये सब तो आने से रहा है एग्ज़ाम में। तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रिज्म को बस समझ लेंगे कि कैसा दिखता है प्रिज्म। तो कुछ नहीं, जैसा स्क्रीन पे अभी आपका दिख रहा है वैसा ही दिखता है प्रिज्म, ये रहा। तो जब हम किसी दो शीशे को इंक्लाइंड करते हैं, झुकाते हैं एक दूसरे के सहारे पर, तो एक एंगल टाइप का बनता है। ये एंगल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसी को हम लोग प्रिज्म का नाम देते हैं। उसके अंदर से जब हम लोग वाइट लाइट को पास करते हैं, तो जब एक मीडियम से एयर से ग्लास में आता है, तो वहाँ पे कौन सा फिनोमेना हैपन होगा बताओ? जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते थे ना, वहाँ पे रिफ्रैक्शन हैपन होगा।
रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना। जो लोग सेकंड पार्ट नहीं देखे हो वो लोग देखिए जा करके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पे क्या होगा कि लाइट रेज दूसरे मीडियम में आकर के थोड़ा बेंड हो जाएगा। जैसे लाइट ऐसे आ रहा था तो लाइट अगर ऐसे आ रहा था तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऐसे। और फिर जब ग्लास से हम लोग एयर में लाइट को ट्रैवल कराएंगे, मतलब यहाँ से जब लाइट रेज निकलेगा तो फिर एक बार बेंड होगा। मतलब एक रिफ्रैक्शन यहाँ, दो रिफ्रैक्शन यहाँ, दो बार रिफ्रैक्शन होगा। तो जब यहाँ से हम लोग देखें कि वाइट लाइट को जब हम लोग प्रिज्म से पास कराए तो वो बहुत सारे कलर में बट गया, और जब वो उससे निकला बाहर आया तो सब कलर एक पर एक हम लोग जूम करके देखे जब उसको, तो दिखाई दे रहा था। रेड दिख रहा था, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इतना कलर VIBGYOR इसमें बट गया। ठीक है। और ये जो है जहाँ जिस स्क्रीन पे हम लोग देखे, उसको स्क्रीन पे हम लोग जब लाइट को देखे तो देखे कि 7 अलग अलग कलर में बटा हुआ दिख रहा है। डिस्पर्सन घटना के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन वो घटना कैसे घटा उसके बारे में भी तो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक रफ ड्राइंग बना लेते हैं एक प्रिज्म का, क्योंकि डिस्पर्सन घटना प्रिज्म से ही घटता है। तो ये प्रिज्म है, यहाँ एक वाइट लाइट इंसिडेंट किया है, तो ये ब्लैक कलर का, लेकिन वाइट लाइट इसको मानना है। वाइट लाइट ये है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइट लाइट दिखता ही नहीं, तो वाइट लाइट है। ठीक है। वो जब ग्लास से, ये एयर है और ये ग्लास है, तो जब मीडियम बदला यहाँ पर तो वो बेंड हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट घटना घटा, फिर से एक दूसरा घटना घटा। फिर ग्लास से वापस उसको एयर जब मिला तो फिर ये लाइट एक बार फिर से बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया, 2 बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ। तो अब ज़रा आप लोग सोचो, इसको हम अगर बैक से डॉटेड लाइन से दिखाते कि ये अपना ऐसा सीधा जाता तो कैसा होता, तो थोड़ा ऐसा दिखता ना। तो ये जो एंगल बना, ये सपोज करो 30 डिग्री है मेरा। ठीक है, 30 डिग्री, ये 300 नहीं लिखा, ये डिग्री का साइन है, 30 डिग्री है। फिर दूसरा लाइट ऑरेंज कलर का अगर हम ले लेंगे, ऑरेंज कलर का उसी से यहाँ पे आया और थोड़ा ऐसे डेविएट हुआ ऑरेंज कलर वाला। तो फिर यहाँ पे अब जो इसका एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो सपोज कर लो 35 डिग्री, 5 डिग्री बढ़ गया। अब हम लोग येलो बनाएंगे, येलो यहाँ पे नहीं है तो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का, क्योंकि ग्रीन भी तो रहता है उसमें, ग्रीन कलर है, येलो के नीचे ग्रीन ही होता है। वो कलर अगर डेविएट हुआ तो कुछ ऐसा हुआ, उसका एंगल बनाएंगे तो वो सपोज करो वो वाला जो एंगल बनेगा वो 40 डिग्री का होगा। तो आप लोग देख रहे हो कि जो कलर टॉप में था, यानी रेड अगर टॉप में है तो रेड कलर कम डेविएट हो रहा है, अगर रेड कलर कम डेविएट हो रहा है तो वो टॉप में है। ठीक है। और नीचे, सबसे नीचे ब्लू कलर होता है, यहाँ पे ब्लू कलर होता है जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, सबसे ज़्यादा इसका एंगल बनता है। यहाँ से देखो, इसका सबसे ज़्यादा एंगल बना है, तो वो सबसे बॉटम में है। तो ये याद आप कर लोगे ऐसे कि रेड कलर डेविएट कम होता है तो सबसे ऊपर रहता है, और ब्लू कलर ज़्यादा डेविएट होता है तो वो नीचे रहता है। ठीक है। अब हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे घटता है पढ़ लिए, उसका एप्लीकेशन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जैसे फिजिक्स तो है नेचुरल फेनोमेना से भरा हुआ, तो नेचर में कैसे डिस्पर्सन काम करेगा वो भी पढ़ेंगे। तो जो रेनबो आप लोग देखते हो, पानी के पड़ने के बाद बहुत रेनबो दिखता है जो एकदम सुहाना सा लगता है, वो रेनबो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही बनता है। उसका जो रीज़न है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि रेनबो फॉर्मेशन किस लिए, कैसे, किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में सीधा बिना झिझक का आप लोग लिख देना डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लेकिन रेनबो फॉर्मेशन को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे ना, तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है फिगर से ही पढ़ेंगे, लिखा हुआ हम नहीं समझाते हैं। लिखा हुआ बहुत लोग होता है, आपको दूसरे चैनल पे आप देख लोगे ऐसे अंडरलाइन कर करके पढ़ाएगा, तो वैसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है और समझ में भी नहीं आता है इंसान को, फिगर से समझने में ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखो ऐसे बनता है रेनबो, ये जो स्फेयर है ना, ये वाटर का ड्रॉप है, और ऐसे सनलाइट आता है और ये आपको रेनबो दिखता है बहुत लोग के दिमाग के ऊपर। अरे रेनबो दिमाग के ऊपर नहीं, बहुत लोग के दिमाग के ऊपर, कि कैसे यहाँ से आया लाइट और एक यहाँ कैसे बन गया।
तो अभी हम लोग दिमाग के नीचे लेके आएंगे। तो दिमाग के नीचे लाने के लिए ये वाला फिगर देखो, ये फोटो को देखो, ये तो समझ में आना चाहिए। अच्छा हम समझाते हैं। ये है सन, यहाँ से लाइट आया, पानी जब पड़ता है तो आकाश में, हाँ स्काई में वाटर का ड्रॉपलेट्स रहता होगा ना, एक दो बूंद अटका हुआ, तो ये है वाटर का ड्रॉपलेट जो स्काई में है अभी भी पानी पड़ने के बाद, या फिर कहीं पेड़ पे दिख गया या कहीं पे भी वाटर का ड्रॉपलेट स्काई में प्रेजेंट होता है, वो ये एक ड्रॉपलेट हम मान लिए। अब देखो ये लाइट यहाँ पे गया, उस वाटर ड्रॉपलेट से वाइट लाइट रिफ्लेक्ट किया अंदर की ओर, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हैपन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन टोटल, इधर कहीं भी जाएगा ही नहीं लाइट, अंदर उसको पूरा अंदर की ओर ही रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये रेड लाइट को पूरा यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे मीडियम बदला तो बेंड हुआ, तो यहाँ पे लाइट थोड़ा बेंड होके बाहर निकल गया, ठीक है। उसी तरह से वाइट लाइट के उसके बाद ऑरेंज कलर आता है, तो ऑरेंज भी ऐसे आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे ये पड़ा, यहाँ पे पड़ा, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और ये भी बाहर आ गया ऐसे। तीसरा लाइट भी हम लोग ले लेते हैं ग्रीन, वो भी यहाँ से गया, ये वाटर ड्रॉपलेट के यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे ये ऐसे गया और इसको बेंड कर दिया, ठीक है। चौथा एक ब्लू ले लेते हैं, एकदम जैसे बना रहे हैं उसी तरह से, ऐसे जाता है ऐसे आता है और ये ऐसे, तो यहाँ ये जो कलर हम लोग को दिख रहा है यही रेनबो बनता है। मतलब रेनबो में बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सारे लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके वापस अपने डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लाता है लाइट और बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता है तो फिर एक दूसरे से बट जाता है और सारे 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो कभी कभी और हम लोग को कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है रेनबो। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि इधर से भी एक रेनबो दिख रहा है, इधर से भी एक रेनबो दिख रहा है, दो रेनबो दिख रहा है, ये कैसे होता है? तो ये भी एकदम ऐसे ही है, जैसे इस यहाँ पे ये लाइट का ड्रॉपलेट्स आया, ऐसे इसको रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, ये बाहर निकला। कुछ लाइट कभी कभी कुछ लाइट इधर भी, यहाँ से इधर भी तो रिफ्लेक्ट कर सकता है कभी कभी, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी हो लाइट का, ज़्यादा तीव्रता हो, वाटर ड्रॉपलेट्स का ज़्यादा इंटेंसिटी हो, तो वो फिर यहाँ जाएगा लाइट और कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे कभी कभी ऐसा होता है। फिर वैसे ही अलग रंग भी, दूसरा रंग भी ऐसे गया, ऐसे आया, ये क्या हो जाता है, एक बार यहाँ पे बेंड हुआ, एक बार यहाँ, 2 बार रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन तो 2 बार होता ही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी 2 बार हो जाता है, यानी रिफ्रैक्शन को ऐसे, रिफ्लेक्शन को ऐसे, एल। तो रिफ्लेक्शन भी 2 बार होता है, रिफ्रैक्शन भी 2 बार होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रेनबो, जहाँ पे 2 रेनबो बनता है। 2 रेनबो बनने के लिए 2 बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए, 2 बार रिफ्लेक्शन होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्शन, और एक रेनबो बनने के लिए एक ही बार रिफ्लेक्शन होना चाहिए और 2 बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए। रिफ्रैक्शन तो 2 बार होना ही है, एक बार अंदर जाके बेंड होगा और एक बार बाहर निकलेगा। लेकिन 2 रेनबो बनने के लिए रिफ्लेक्शन भी 2 बार होना चाहिए, एक बार यहाँ से यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करे, एक बार यहाँ से यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करे, यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह से जब लाइट ऐसे आया, ऐसे गया, 2 बार रिफ्लेक्ट किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, रिफ्लेक्शन 1, रिफ्लेक्शन 2, तो यहाँ लाइट निकला। उसी तरह से सारा कलर यहाँ आके ऐसे निकलेगा, सारा कलर 2 बार रिफ्लेक्ट करेगा और एक रेनबो कुछ इधर से दिखते रहेगा और कुछ इधर से दिखते रहेगा। तो हम लोग को उस टाइम में एक ये रेनबो दिखता है, एक ये रेनबो, मतलब ऐसा भी रेनबो दिख रहा है, ऐसा 2 रेनबो बना हुआ दिखता है, ठीक है। देखो ये वाला फिगर, सारा कलर एक दूसरे से एकदम अच्छे से दिखाया हुआ है, अलग अलग कलर कैसे बटा हुआ है। यहाँ ये कौन सा, ये प्राइमरी रेनबो है। प्राइमरी रेनबो मतलब प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, रिफ्रैक्शन तो सब में 2 होगा, रिफ्रैक्शन 2 होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन 1 होता है प्राइमरी रेनबो में। जहाँ पे एक रेनबो दिखता है रिफ्लेक्शन वहाँ पे 1 ही रहेगा, जहाँ पे 2 रेनबो दिखता है सेकेंडरी रेनबो, वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी 2 होता है। देखो यहाँ पे एक ही रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, हर जगह से हर लाइट एक ही बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है?
तो जब सनलाइट आता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो उसमें पार्टिकल्स होता है ना प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर आगे फैलाते हैं चारों तरफ, है ना, फैलाते हैं, वो रंग को फैलाते हैं। जैसे सन से ये वाला वाइट लाइट निकला, ये सन है हमारा, इससे लाइट आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ पार्टिकल भी है, वो इस लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और फिर वो फर्दर फैला रहा है उस कलर के लाइट को, ठीक है। अगर यहाँ पे वो वाइट लाइट से ब्लू कलर का लिया है तो ब्लू कलर को आगे पूरा फैलाते रहता है, रेड कलर को लेगा तो रेड कलर को फैलाएगा, डिपेंड करता है कि वो वाइट लाइट से कौन सा वहाँ पे रिफ्रैक्ट कर रहा है कलर। तो उस फेनोमेना को जब लाइट रेज को एब्जॉर्ब करता है पार्टिकल और फर्दर फैलाता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब रेली जी का एक थ्योरी था, स्कैटरिंग थ्योरी, वो बताए थे कि ब्लू कलर क्यों दिखता है स्काई का, दोपहर में क्लियर स्काई ब्लू दिखता है, सूरज उगने और सूरज को डूबने टाइम में रेड कलर का हो जाता है, तो आसमान में अलग अलग रंग समय समय पे क्यों दिखता है, वो रेली जी का दिया हुआ है। रेली जी बताए थे कि अगर मान लो पी पॉसिबिलिटी है लाइट का स्कैटर होने का, और अगर लैम्डा आपका वेवलेंथ है वो लाइट का, जो रेडिएट होगा ना लाइट, उसका रेडिएशन का वेवलेंथ है, तो वो इक्वेशन दिए थे P = 1/λ⁴। मतलब ये जो है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/, करके है ना, मतलब आप समझ जाओ, ये लैम्डा है, ये वेवलेंथ है λ⁴, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं। यानी कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ रहेगा, जितना लंबा रहेगा, उतना कम आपका वो लाइट स्कैटर करेगा। यही कारण है कि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है तो उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। वेवलेंथ कम यानी स्कैटरिंग ज़्यादा, इनका इक्वेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी कारण से आप लोग जब देखो सन दोपहर में, जनरली दोपहर में सन ब्लू दिखता है, अब खाली स्पेस यहाँ पे है बहुत सारा, यहाँ बताएंगे। दोपहर में एकदम क्लियर स्काई रहता है, ये सन महाराज है। ये क्या होता है वहाँ पे कि जब क्लियर स्काई होता है, सन, ये अर्थ है यहाँ पे, ये अर्थ है, ये सन है, तो रेडियस यहाँ पे देखो, डिस्टेंस देखो, जब एकदम माथे पर चढ़ जाते हैं सूरज भगवान जी, तो उस टाइम में जो उनका लेंथ होता है वो नज़दीक हो जाता है अर्थ से, तो कौन सा लाइट ज़्यादा आपका स्कैटर होगा बताओ, जिसका वेवलेंथ सबसे कम हो। वेवलेंथ किसका कम होता है, ब्लू कलर का, इसीलिए ब्लू कलर का लाइट दोपहर में स्कैटर ज़्यादा होता है ना, चारों तरफ ब्लू ब्लू कलर दिखता है हम लोग को। लेकिन जब सनसेट होता है या सनराइज़ होता है तो उस टाइम देखते हैं लाल जैसा, ऑरेंज जैसा हो जाता है, क्यों? सनसेट होता है तो ये अर्थ है और ये सन है, यहाँ पे सन जी सेट हो रहे हैं, किसी के साथ नहीं सेट हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं मतलब कि डूब रहे हैं, ये सन है वो डूब रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ना डिस्टेंस कितना बढ़ गया है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, दुगना बढ़ जाता है, तो अब वही लाइट स्कैटर होगा, वही लाइट दिखेगा जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो जब दूर चले गए, जब ज़्यादा वेवलेंथ हो गया, तो ब्लू कलर का तो वेवलेंथ बहुत कम रहता है ना, तो वो तो पहले ही आसमान में दिख गया, पहले ही स्कैटर कर गया। लेकिन रेड कलर का वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, तो वो डूबने और उगने टाइम जब डिस्टेंस पे है सन, तब तो चारों तरफ आसमान में वही कलर स्कैटर होगा ना जिसका वेवलेंथ सबसे लंबा है, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, तो हम लोग को चारों तरफ लाल या फिर ऑरेंज कलर का ऐसे दिखता है, मिक्सचर बना हुआ। तो ये जो फेनोमेना था कि ब्लू कलर स्काई का या फिर रेड कलर स्काई का सनसेट और सनराइज़ के टाइम, ये किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो रेनबो हमारा था वो किस पे बेस्ड था, वो था डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आ सकता है कि रेनबो फॉर्मेशन किस फेनोमेना के कारण होता है, या फिर रेड कलर और ब्लू कलर किस कारण से होता है, या फिर कभी भी आ सकता है आपका कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है। तो ये जो सीरीज़ है VIB,
GYOR, वायबग्योर बोल सकते हैं। तो देखो जो उल्टा है ना उसको नाम देते जाओ। रेड कलर है तो ये इसका वेवलेंथ सबसे लंबा, ऑरेंज है तो उससे कम, येलो है तो उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। ये इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाता है। तो फिर स्कैटरिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते रहेगा। ये सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा वॉयलेट, फिर इंडिगो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, फिर ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, फिर ग्रीन, फिर ये उल्टा। ठीक, स्कैटरिंग वेवलेंथ के एकदम अपोजिट है। रेलिक जी के थ्योरी से हम लोग जाने थे ये वाला। तो अगर एग्जाम में कभी आए कि कौन सा लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, तो ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करता है। ब्लू ब्लू दिखता है ना, ये VIB जो है ना, ये तीनों वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू है, ये लगभग एक ही कलर दिखाता है। वॉयलेट कलर बैगनी कलर हो, या इंडिगो ब्लू हो, नीला रंग हो, या फिर ब्लू, ये तीनों कलर जब मिलता है तो लगभग एक रंग दिखता है। तो ये तीनों का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है ब्लू कलर के लाइट का, और रेड कलर के लाइट का सबसे कम स्कैटरिंग होता है। इसीलिए, और वो कब स्कैटर करेगा, जब वेवलेंथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, दूर चला जाएगा सन, उस टाइम में वही स्कैटर कर पाएगा ना जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा लंबा है। क्योंकि ब्लू वाला या ग्रीन वाला वो तो पहले ही स्कैटर हो जाता है। तो उस टाइम हम लोग को दिखता है कौन सा कलर, रेड कलर। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड जो फेनोमेना हमारे इन्वायरमेंट में घटता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो इसी के साथ हमारा वेव रे ऑप्टिक्स ख़त्म होता है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग ह्यूमन आई, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो रहेगा क्वेश्चन वाला पार्ट। प्रीवियस ईयर SSC के, CHSL, NTPC ये सब एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से आया है उसके संकलन के साथ हम आएंगे। तो अब तक भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे वो क्वेश्चन वाला वीडियो मिस ना हो। बाकी लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel.